हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या चीज होती है, इसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि अनुक्रम क्या होता है। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम को इंग्लिश में हम सीक्वेंस बोलते हैं और ये इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। यदि किसी नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में संख्याओं की सूची बनाई जाए, तो इसी सूची को अनुक्रम मतलब सीक्वेंस कहते हैं। उदाहरण इसका देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे चलते जाए n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर और आगे। फिर एक दूसरा देख लिए, जैसे 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया तो हमें 2 मिला, 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया तो 2 दूनी 4, 2 6 मिला, 3 का स्क्वायर करके फिर 3 जोड़ दिया, उसमें तो 3 दिक्का 9 3 12 मिला, 4 का स्क्वायर करके फिर उसमें 4 जोड़ दिया तो 20 मिला। इस तरीके से ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, जैसे 5 है, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, ऐसे 14 में 3 जोड़ा 17, आगे बढ़ते जाएं। फिर मान लेते हैं 5 है, 5 में से 4 घटाया 1 मिला, 1 में से 4 घटाया -3, -3 में से 4 घटाया तो -7, -7 में से 4 घटाया -11। तो ये सारे संख्याओं की जो सूचियां हैं, ये सब क्या हैं, अनुक्रम है। अब हम आपको बताते हैं कि समांतर श्रेणी क्या चीज है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसलिए इसको संक्षेप में हम अरिथमेटिक से ए लेकर प्रोग्रेशन से पी लेकर के संक्षेप में एपी लिखते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का आप लोग परिभाषा देखिए क्या है। यदि A1, A2, A3, A4 AN+1 इस प्रकार का अनुक्रम हो, इस प्रकार का अनुक्रम हो कि इसके क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, तो इस प्रकार के अनुक्रम को समांतर श्रेणी या कहें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, अर्थात A2 में से A1 घटाने पर जो मिले वही A3 में से A2 घटाने पर मिले, वही A4 में से A3 घटाने पर मिले, वही AN+1 में से AN घटाने पर मिले। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा वो आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। और जो ये नियत अंतर है वो नियत राशि इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं, तथा इस नियत
अंतर को एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं तथा इसे डी से निरूपित करते हैं, तथा इसे डी से निरूपित करते हैं। एक बार आप इन सभी एग्जाम्पल्स पर, उदाहरण पर गौर करें। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 गया 5। अर्थात जो अंतर ये दूसरे में से पहले घटाने पर मिला था, दूसरे और पहले पद में जो अंतर था, वही अंतर तीसरे और दूसरे पद में यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम आपका समांतर श्रेणी नहीं है। इसको देखिए, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। तो यहां पर भी आपने देखा कि सेम अंतर आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी अनुक्रम आपका समांतर श्रेणी नहीं है। यहां पर देखिए, 8 में से 5 घटाने पर 3 मिला, 11 में से 8 घटाने पर 3 मिला, 14 में से 11 घटाने पर 3 मिला, 17 में से 14 घटाने पर 3 मिला। तो इस प्रकार आप पाते हैं कि इस अनुक्रम के किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर बार बार समान आता है। तो इसलिए ये अनुक्रम यहाँ पर क्या हुआ, समांतर श्रेणी हुआ। ऐसे ही यहाँ पर देखें, 1 में से 5 घटाने पर क्या मिलेगा, -4, -3 में से 1 घटाने पर क्या मिलेगा, -4, -7 में से -3 घटाने पर क्या मिलेगा, -4। तो आप यहाँ पर भी पाते हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर बार बार एक ही आता है। तो इसलिए ये अनुक्रम भी यहाँ पर क्या है, समांतर श्रेणी है। तो बच्चों, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्येक समांतर श्रेणी अनुक्रम है, लेकिन सारे अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक्सरसाइज 5.1 में चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपको हल करने के लिए कहा गया है। प्रश्नावली 5.1 में 1 के पहले प्रश्न में कुल 4 भाग हैं और इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब जो शर्त दिया गया है उसमें आपको जो अनुक्रम बनेगा वो ये जांच करना है कि जो अनुक्रम बन रहा है वो समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। जैसे पहला प्रश्न का पहला भाग आपको कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपया किराया 8 है। तो बच्चों, इतना तो आप समझते होंगे कि जैसे आप किसी शहर में गए, उस शहर में टैक्सी का रूल ये है कि आप यदि 1 किलोमीटर जाते हैं या 1 किलोमीटर से कम ही जाए, आपको फिक्स चार्ज 15 रुपया देना है। फिर 1 किलोमीटर से आगे जितने आप जाएंगे पर किलोमीटर 8 रुपया और देना है। तो अगर जो आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया, अगर जो 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 और 8 23 रुपया, फिर 3 किलोमीटर जाते हैं तो 23 8 31 रुपया। इस तरीके से आपको चार्ज देने पड़ेंगे, किराया देना पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि इसमें किसी भी 2 क्रमागत पदों का जो अंतर आ रहा है वो बार बार 8 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न में कंडीशन दिया गया है वो एपी बनाता है, समांतर श्रेणी बनाता है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, मतलब पहले प्रश्न का दूसरा भाग। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कोई सिलेंडर है, उसमें हवा भरी है और पंप से आप उसकी हवा निकालते हैं, तो और प्रत्येक बार में जितना हवा है उसका 1/4 भाग निकल जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर जो सिलेंडर में 4 से घन मीटर हवा है
या 4 से लीटर हवा है। तो एक बार पंप आप जब किए तो 1/4 भाग निकालेगा, मतलब 100 लीटर हवा निकाल दिया। अब बचा कितना? 3 से लीटर। अब 3 से लीटर का जब हम 1/4 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 3 से का 1/4 हम करते हैं, 4 से भाग करें तो 4 सते 28, 2 बचा 0, 4 पंचे 20, अर्थात अब की बार वो 75 लीटर हवा निकाल रहा है। मतलब बार बार एक ही राशि आपको नहीं मिल रही है, एक ही संख्या नहीं मिल रही है दो क्रमागत पदों को या घटाने पर। तो इसलिए यहां पर इस शर्त में जो है एपी नहीं होगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट का तीसरा भाग, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 की तरह है कि जैसे आप कोई गड्ढा या कुआं खुदवा रहे हैं तो जब पहला मीटर की खुदाई होगी तब आपको 1 से 50 रुपया देना पड़ेगा। फिर जब दूसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो आपको 50 रुपया बढ़ाकर 200 देना होगा। फिर तीसरे मीटर की खुदाई के लिए आपको 250 देना होगा। तो यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बार बार आपको 50 रुपया हर एक मीटर के लिए अधिक देना पड़ रहा है। मतलब इन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर बार बार एक ही आ रहा है। इसलिए यहाँ पर भी ये प्रश्न में जो भी अनुक्रम बन रहा है वो समांतर श्रेणी में है। अब चौथा भाग प्रश्न संख्या 1 का, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पहले ये जानिए। यदि किसी मूलधन पर एक बार ब्याज लेने पर दोबारा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज को जोड़ करके तब ब्याज निकाला जाए तो इस प्रकार का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप 100 रुपया बैंक में जमा किए और 10% वार्षिक ब्याज है, मतलब एक साल में आपको 10 रुपया 100 रुपये पर ब्याज मिला। अब दूसरे साल के लिए आपका मूलधन 100 ना हो करके 110 हो जाए तो इस प्रकार का जो ब्याज होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर बच्चों चाहे 10,000 रुपया हो या कुछ भी हो, 100 पर ही आप समझ लीजिए कि पहले बार आपको 100 रुपये पर या 10% ब्याज मिलता है तो 10 रुपया ब्याज बना। अब दूसरे साल आपको 100 पर ना होकर के 110 पर 10% ब्याज मिलेगा तो वो जो है आपका 11 रुपया हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर फिर आपको दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं मिल रहा है। इसलिए इस प्रश्न में जो अनुक्रम बनेगा वो आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कुल 5 भाग हैं और इसमें बहुत आसान प्रश्न है। इसमें आपको दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखना है जबकि प्रथम पद और सर्वांतर दिए गए हैं। जैसे दूसरे का पहला, प्रश्न संख्या 2 का पहला देखिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद, ये आपको दिया गया है 10 और डी दिया गया है सर्वांतर, ये भी 10 दिया गया है। तो एपी बराबर पहला पद आप 10 लिख दिए। अब जो सर्वांतर है बार बार ही जोड़ करके आगे के पद हमें लिखने होंगे। तो 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, ये 4 पद हो गए। तो ऐसे ही आपको अगले प्रश्न में भी इस प्रश्न संख्या 2 के करने होंगे। जैसे हम दूसरा पार्ट भी कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में आपको a बराबर -2 दिया गया है और d बराबर 0 दिया गया है। तो AP बराबर, अब आपको -2 में 0 जो पहले लिख दीजिए, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2, मतलब बार बार -2 ही मिलेगा। ये भी आपका AP है। यहाँ पर जो D है वो 0 है, इस कारण बार बार एक ही पद मिल रहे हैं। तो बाकी 3 प्रश्न बच्चों आप स्वयं ऐसे ही करिए। अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में आपके 4 भाग हैं और यहाँ पर कह रहे हैं
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। यह है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न का पहला भाग देखिए, आंसर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। एपी बराबर आपको दिया गया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। तो ए बराबर यहां पर ए बराबर बच्चों क्या है, पहला पद 3 और डी निकालने के लिए हम किसी भी पद में से उसके पहले का पद घटाएंगे। जैसे 1 में से 3, 1 के पहले 3 है तो 1 में से 3 घटाएंगे, क्या मिलेगा, -2। तो ये आपका सर्वांतर -2 हुआ, प्रथम पद 3 हुआ। एक और इसका देख लीजिए प्रश्न, आंसर 3 का दूसरा भाग। एपी बराबर मतलब समांतर श्रेणी बराबर आपको दिया गया है -5 -1 3 7 डॉट डॉट। तो ए बराबर पहला पद क्या है, -5 और डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, -1 -5। तो -1 +5, 5 में से 1 गया 4। ये आपका हो गया सर्वांतर। तीसरा प्रश्न भी अच्छा है, मैं कर देता हूं, ऐसे आप कर सकते हैं लेकिन मैं ही कर दे रहा हूं। देखिए आंसर तीसरे का तीसरा भाग, एपी बराबर ये आपको दिया गया है 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 डॉट डॉट। तो यहां पर भी देखो बच्चों, ए मतलब पहला पद 1/3 और डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो 5/3 -1/3 बराबर 4/3। ये आंसर हो गया। तो 4 भाग हैं कुल तीसरे प्रश्न में, जिसमें से 3 हमने स्वयं कर दिए हैं। तो एक प्रश्न बच्चों आपको खुद करना होगा। करिए, इतना छोटा सा प्रश्न है, अवश्य आप कर लेंगे। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। आंसर 4। इस प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से हमारी बातें सुनिए। इस प्रश्न में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। आपको अनुक्रम दिया गया है और पहचानना है कि यह अनुक्रम एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करिए और फिर इसके 3 पद आगे के लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए चौथे का, कुल इसमें 15 प्रश्न भाग हैं। प्रश्न संख्या 4 में कुल 15 भाग हैं। इसमें से कुछ हम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 4 का पहला भाग, आपको अनुक्रम दिया गया है यस बराबर 2 4 8 16 डॉट। पहले आपको ये जांच करनी है कि ये जो अनुक्रम है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए, आप पहले a2 - a1 निकालिए, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाइए। तो 4 - 2 बराबर क्या मिला, 2। फिर a3 - a2 निकालिए, मतलब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए। तो क्या मिलेगा, 8 - 4 बराबर 4। अब ये दोनों बराबर नहीं आए तो आप लिखेंगे चूंकि a2 - a1 इक्वल टू नॉट a3 - a2, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ये इस प्रकार से इसका आंसर लिखा जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 का दूसरा भाग। इसमें आपको यस बराबर दिया गया है 2 5/2 2 5/2 और फिर 3 फिर 7/2 डॉट डॉट। आप पहले इसकी जांच करिए कि ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, a2 - a1 निकालते हैं तो 5/2 - 2,
इसको आप लिख सकते हैं 5/2 माइनस 4/2। हल करने पर क्या आएगा ये 1/2। फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं तो इसमें से ये घटाएंगे तो 3 माइनस 5/2। फिर लघुत्तम लेकर हल करिए, 3 दूनी 6 माइनस 5 1/2। A3 माइनस A4 माइनस A3 अब निकालते हैं तो 7/2 माइनस 3, ये भी आपका 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2 हुआ। तो ये सब बराबर आ रहे हैं तो आप लिखेंगे क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब बच्चों इसमें 3 पद और निकालने हैं। कुल कई पद दिए गए हैं 1 2 3 4, तो 5वां पद कैसे निकालेंगे आप? A5 बराबर A5 मतलब 5वां पद, ये आप चौथे पद में जो नियत अंतर आ रहा है 1/2 अर्थात सर्वांतर जो है वही जोड़ दीजिए, तो 7 1 8/2 मतलब 4। फिर A6 कैसे निकलेगा? आप A5 में D मतलब 1/2 जोड़ दीजिए तो 4 धन 1/2, तो 2 चौका 8 1 9/2। फिर A7 कैसे निकालेंगे? आप पुनः A6 में सर्वांतर 1/2 जोड़ दीजिए तो 9/2 धन 1/2, तो 9 1 10/2 बराबर 5। तो इस प्रकार से इसके आगे के 3 पद आपको मिल गए। ठीक ऐसे ही बच्चों बाकी सब प्रश्न करने हैं। मैं 1 2 प्रश्न और हल करके आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न संख्या आप 3 देखिए, चौथे का तीसरा भाग, आंसर 4 थर्ड पार्ट। यस बराबर अनुक्रम बराबर आपको दिया गया है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा डॉट डॉट। तो यहां पर देखिए बच्चों A2 माइनस A1 बराबर -3.2 माइनस 1.2। हल करते हैं 1.2 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2.0 -2 अर्थात -2 आया। फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं तो कितना होना चाहिए? -5.2 माइनस 3.2। आगे बढ़ते रहे तो ये +3.2, फिर वही आपका आएगा -2। A4 में से A3 घटाइए तो -7.2 माइनस 5.2, तो -7.2 धन 5.2, और ये भी आपका क्या मिलेगा? -2। इस प्रकार से वही भाषा फिर अब आपको लिखना है कि चूंकि दो क्रमागत, चूंकि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। यही लिखकर आंसर ये समाप्त हो जाएगा। और देख लीजिए जो है हम प्रश्न संख्या 12 इस प्रश्न संख्या 4 का 12वां भाग सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको अनुक्रम यहाँ दिया गया है बच्चों, √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 डॉट डॉट डॉट। इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके लिखते हैं √2। √8 का अर्थ हुआ बच्चों
अंडर रूट 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 जो है वो अंदर पड़ा रहेगा। 18 मतलब बच्चों 9 गुणे 2 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और रूट के अंदर का 2 वैसे रहेगा। ऐसे 32 मतलब 16 गुणे 2, 16 बाहर आकर 4 हो जाएगा और ये पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर भी देखिए a2 माइनस a1 बराबर 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बराबर रूट 2, a3 माइनस a2 बराबर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बराबर रूट 2, a4 माइनस a3 बराबर 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 बराबर रूट 2। तो वही भाषा यहाँ पर, चूंकि दिए गए सेकंड्स में, दिए गए अनुक्रम में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में है। अब हम इसमें आगे के 3 पद निकालेंगे। बच्चों पिछले प्रश्न में मैं अगला 3 पद निकालना भूल गया हूं, आप निकाल लीजिएगा और इसमें मैं निकाल देता हूं। देखिए आप लिखेंगे a5 बराबर a4 प्लस आपका रूट 2, मतलब जो d आया है, और ये है आपका 4 रूट 2 धन रूट 2 बराबर 5 रूट 2। a6 बराबर a5 धन रूट 2, तो 5 रूट 2 धन रूट 2 बराबर 6 रूट 2। a7 बराबर a6 धन रूट 2 बराबर ये 6 रूट 2 धन रूट 2 बराबर 7 रूट 2। तो इस प्रकार से बाकी आप प्रश्नों को बच्चों घर पे हल करिए, बहुत आसान है, आपसे अवश्य हो जाएगा। और ये इतना यदि आप समझ गए हैं तो अगले प्रश्नावली में आपको किसी समांतर श्रेणी का जनरल पद, जनरल टर्म मतलब व्यापक पद निकालना होगा और आप बहुत अच्छे से उसको तब समझ पाएंगे जब आप ये सारे प्रश्नों को अच्छे से होमवर्क करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास ये समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका होमवर्क पूरा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।